तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट एपिसोड 41 to 50। तो अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर नीफेंग होता है वो हाउटियान सेक्ट में जा रहा होता है और वहां पर जो रूगो बिंग होती है वो नीफेंग को बताती है, नीफेंग हमारा जो हाउटियन सेक्ट है ना वो 2000 साल पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इस पूरे कॉन्टिनेंट में 9 सबसे बड़े सेक्ट है और हमारे जो फाउंडर थे उनका नाम हाउटियन था। उन्हीं के नाम पर हाउटियन सेक्ट रखा गया था। वो पहले ऐसे बंदे थे जो सेंट लेवल तक पहुंचे थे और उनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने अपनी पावर की मदद से ही ना पूरे हाउटियन सेक्ट को इस कॉन्टिनेंट का सबसे नंबर 1 सेक्ट बना दिया। बट फाउंडर के मर जाने के बाद उनके जितना पावरफुल कोई भी नहीं हुआ और इस टाइम हमारे सेक्ट की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब 9 सेक्ट जो है बड़े बड़े उनमें अच्छा स्थान रखता है बट टॉप 1 नहीं रखता है। और यही सारी बातें करते करते वहाँ पर जो रूगो बिंग होती है वो नीफेंग को हाउटियन सेक्ट में लेकर चली जाती है। वहाँ पर रूगो बिंग नीफेंग को लेकर मेडिसिन पीक की तरफ जा रही होती है। रूगो बिंग मेडिसिन पीक के बारे में नीफेंग को जानकारी देती है और रूगो बिंग नीफेंग को बताती है हाउटियन सेक्ट के आउटर एरिया में 4 सबसे बड़े बड़े पीक हैं, जिनमें से एक हमारा मेडिसिन पीक है, दूसरा सैनहाउ पीक है, तीसरा किंगुन पीक है और चौथा डांटियान पीक है। और इन पीक का हर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है। और जो हमारे मास्टर है ना वो मेडिसिन पीक के एक शांत एरिया में रहते हैं। मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जा रही हूँ। वो सारे लोग ऐसे बातें करते करते जा रही होती है। तभी अचानक से उन्हें कुछ बंदे घेर लेते और कहते हैं क्या हाल चाल है, कहाँ चल दिए। वहाँ पर नीफेंग सामने देखता है। दरअसल ये हाउ फियो चैन होता है। गाइस आपको याद होगा नीफेंग का फाइट हाउ फियो चैन के साथ हुआ था किंगे बे सिटी में। और पता नहीं किस तरह से इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जो नीफेंग है ना वो हाउटियन सेक्ट में आ रहा है, इसीलिए वो अपने बंदों के साथ नीफेंग को मारने के लिए आ गया था। वहाँ पर हाउ फियो चैन नीफेंग से बोलता है साले नीफेंग तूने मुझे हराकर और घायल कर कर तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज मैं तुझे बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। तभी वहाँ पर जो हाउ फियो चैन के साथ आए हुए बंदे होते वह कहते सच में एक छोटे से बंदे ने जिसकी पावर अभी ट्रांसेंडेंटल लेवल तक लगता है पहुंची है और उसने आपको हरा दिया और आपको घायल भी कर दिया। चलिए इस बंदे ना कोई छलावा तो जरूर ही किया होगा। आज हम इसे बहुत ही बुरी तरह से पीट कर मतलब इसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटेंगे और इसको सबक सिखाएंगे। तभी वहाँ पर जो रूगो बिंग होती है वो गुस्से में उन लोग की तरफ देख कर कहती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम लोग जान रहे हो ना तुम लोग अभी इस टाइम किस एरिया में खड़े हो। यह एरिया मेरे मास्टर के अंडर में आता है और ये एरिया भी मेडिसिन पीक का एक इलाका है और नीफेंग मेरे मास्टर का डिसाइपल बनने वाला है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी अनशन करने की कोशिश की ना तो तुम्हें काफी बड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तभी वहाँ पर जो हाउ फियो चैन के साथ आए हुए एक बंदा होता है वह कहता है परिणाम, कौन सा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। हाउ फियो चैन के जो ग्रैंडफादर हैं वो भी एक पीक के एल्डर हैं और वो भी तुम्हारे मेडिसिन पीक के एल्डर जितने ही पावर रखते हैं। और अभी भी ये बंदा हाउटियन सेक्ट का ऑफिशियल डिसाइपल नहीं बना है। अगर हम इसे तोड़ ताड़ देंगे ना तो भी हमें ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आज तो हम नीफेंग को छोड़े ओढ़ेंगे नहीं। रूगो बिंग चुपचाप सामने से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी घायल कर सकते हैं। देख रही हो हमारी संख्या कितनी और हम सभी ट्रांसजेंडर लेवल के मिड लेवल के कल्टीवेटर हैं। वहाँ पर नीफेंग हाउ फियो चैन की तरफ देख कर कहता है अबे साले हाउ फियो चैन हिम्मत है तो फिर से मुझ पर अटैक कर दिखा। पिछली बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया था बट इस बार मैं तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। यह बात सुनकर हाउ फियो चैन को काफी ज्यादा गुस्सा होता और कहता है साले नीफेंग आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। आज मैं तेरी पूरी हड्डियां हड्डियां तोड़ दूंगा। तुझे जान से तो नहीं बल्कि तुझे अपाहिज ही छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है और कहता है चुप करो और लड़ाई झगड़ा बंद करो। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा प्रकट हो जाता है। वह बंदा को देखकर रूगो बिंग बोलती है सीनियर ब्रदर इस बंदे का नाम गाइस ना हांग जी यान होता है। गाइस ये बंदा सोल शेपिंग रियलम का कल्टीवेटर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी प्रतिभा को देखते हुए इसी मेडिसिन पीक में ना एक एल्डर की पोजीशन भी दे दी गई है। वहाँ पर जो हाउ फियो चैन होता है वो इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने गुस्से को एकदम शांत करता है और नीफेंग को गालियां देते हुए कहता है साले नीफेंग इस बार तू बच
गया, बट तेरी किस्मत हर बार इतनी अच्छी नहीं होगी। दोबारा तू मुझे कभी दिख गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज्यादा पीटूंगा। इस बार मैं तुझे सीनियर ब्रदर की वजह से छोड़ दे रहा हूँ, बट अगली बार मुझे कभी मिल मत जाना, वरना मैं तेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा। और वह गुस्से में वहां से दांत पीसता हुआ चुपचाप चला जाता है। उसके बाद वो जो सीनियर ब्रदर होता है वह नीफेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम नीफेंग हो ना, मास्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें एकदम मेडिसिन पीक पर लेकर चला जाए। वैसे भी ऐसा लगता है कि तुमने काफी लोगों से पंगा लिया है, इसीलिए मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मास्टर भी ग्रेट हैं, अब चुपचाप मेरा पीछा करो। वहाँ पर नीफेंग उस सीनियर ब्रदर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद बोलता है। वह बंदा बोलता है, अरे अरे छोड़ो यार, मतलब ये सब तो होता ही रहता है। उसके बाद जो सीनियर ब्रदर होता है वह नीफेंग के साथ मेडिसिन पीक की तरफ निकल जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो सीनियर ब्रदर था वह नीफेंग की तरफ देखता है और कहता, बहुत ही बढ़िया, तुम काफी ज्यादा मुझे टैलेंटेड लग रहे हो। तुम अभी 18 साल के हुए लगता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन ट्रांसडेंटल लेवल के स्टार्टिंग लेवल पर है, ये काफी ज्यादा एक बड़ी बात है। उसके बाद वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह नीफेंग को लेकर उस मेडिसिन पीक के एक एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा मेंशन होता है। वहाँ पर नीफेंग उस मेंशन को देखकर एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि नीफेंग को पिछले जन्म की कुछ यादें आने लगती हैं। नीफेंग पिछले जन्म में भी मेडिसिन पीक के एल्डर का डिसाइपल था और मेडिसिन पीक के एल्डर ने ही उसे शुरुआत में बहुत सारी चीजें सिखाई थी। अगर वो एल्डर नहीं होते तो पिछले जन्म में भी नीफेंग उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाया होता। तभी वहाँ पर जो रूओबिंग होती है वह नीफेंग से बोलती है, नीफेंग तुम रुक क्यों गए, चलो अंदर चलो। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, हाँ मैं अंदर आ रहा हूँ। उसके बाद जो नीफेंग होता है अंदर चला जाता है। अंदर तुरंत उसके पास एक एल्डर आता है। गाइस, इन एल्डर का नाम चू जियान होता है और यही मेडिसिन किंग पीक के एल्डर हैं। हम इन्हें मेडिसिन किंग बुलाएंगे। वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग को देखते हैं और कहते हैं, बहुत ही बढ़िया, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहे हो। तुम 18 साल के हुए हो और पहले से ही ट्रांसेंडेंटल लेवल तक पहुंच चुके हो। साथ ही साथ तुम्हारे पास एक्सट्रीम यान बॉडी भी है। और मैंने रूओबिंग से ये भी सुना है कि तुमने फायर एट्रीब्यूट वाला एक काफी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक भी सीखी है और साथ ही साथ तुमने जियांग मेल्टिंग हैंड भी सीखा है। जियांग मेल्टिंग हैंड जियान सेट की एकदम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है। तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि तुम्हें इतनी सारी चीजें किसने सिखाई है? वहाँ पर नीफेंग बोलता है, दरअसल एक बंदे ने मुझे सिखाई है। मैंने उन्हें अपना मास्टर मान लिया है, बट उन्हें इस दुनिया में जैसे किसी चीज से मतलब नहीं है। उन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया और ना ही उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। लेकिन वो बंदे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता और उन्होंने कहा भी था कि मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं। अब गाइस, नीफेंग ये तो नहीं बताएगा कि मैं फ्यूचर से आया हुआ हूँ। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह मास्टर से बोलता है, मास्टर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही मैं आपको उनके बारे में कुछ बता सकता हूँ, बट मैंने उनको केवल एक ही बार देखा है। उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई, उसके बाद वह मुझसे दोबारा कभी नहीं मिले। वहाँ पर जो एल्डर मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग की बातों पर गौर से सोचने लगते हैं और कहते हैं, सच में आखिर वो बंदा था कौन? लगता है वो बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल एल्डर होंगे जिन्होंने नीफेंग को इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक केवल वैसे ही सिखा दी। ये सारी टेक्निक जो नीफेंग जानता है, अगर उन्हें हाउतियन सेक्ट में भी रखा जाए ना तो इनर सेक्ट वाले एकदम लड़ मर पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग से बोलते हैं, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा भी सकता हूँ, बट मैं तुम्हें जियांग मेल्टिंग हैंड के बारे में और भी ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं उस टेक्निक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो ना? वहाँ पर नीफेंग कहता है, हाँ मास्टर, और तुरंत वह मेडिसिन किंग के सामने झुक जाता है क्योंकि पिछली लाइफ में मेडिसिन किंग ने ही नीफेंग की काफी ज्यादा कल्टीवेशन में मदद की थी। अगर मेडिसिन किंग ना होते तो नीफेंग कभी भी पिछले जन्म में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाता। मेडिसिन किंग नीफेंग को खड़ा करते और कहते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा विनम्र हो। उसके बाद जो मेडिसिन किंग होते हैं वो मन ही मन सोचने लगते हैं, नीफेंग ने जो भी टेक्निक सीखी है ना वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है। एक तो इसे जियांग सेट की बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक आती है जो जियांग सेट को एकदम टॉप बंदे को पता ही होता है। क्या ऐसा तो नहीं नीफेंग कोई जियांग सेट का बहुत ही बड़ा स्पाई है? बट फिर वहाँ पर
जो एल्डर होते हैं वो मन ही मन सोचने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर नीफेंग जियांग सेक्ट में होता तो जियांग सेक्ट वालों को पहले से ही पता होता कि नीफेंग के पास एक्सट्रीम यान बॉडी है और एक्सट्रीम यान बॉडी वाला बंदा काफी ज्यादा रेयर होता है और वो लोग नीफेंग को कभी भी एक स्पाई बनाकर हाउतियान सेक्ट में नहीं भेजते। नीफेंग सच में जेन्युइन है और मुझे इसे अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए। उसके बाद मेडिसिन किंग नीफेंग को अपना ऑफिशियल डिसाइपल बना लेते हैं। मेडिसिन किंग नीफेंग से बोलते हैं, नीफेंग एक बात ध्यान रखना, इस वर्ल्ड में ना एक्सट्रीम यांग बॉडी और एक्सट्रीम इन बॉडी दोनों ही एक साथ प्रकट नहीं होते। मतलब जब किसी के पास एक्सट्रीम यान बॉडी होती है तो एक्सट्रीम इन वाला बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और जब किसी के पास एक्सट्रीम इन वाली बॉडी होती है तो एक्सट्रीम यान वाला बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये हजारों साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों बंदे मेरे सामने खड़े हैं और इस दुनिया में हैं। तो तुम दोनों मेरे कहने का मतलब समझ गए होगे। भविष्य में तुम लोग पर काफी बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं और तुम लोग को मिलकर उनका सामना करना होगा। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, मास्टर आप चिंता मत करिए, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सबको बचाने के लिए अपने जान भी दांव पर लगा दूंगा। वहाँ पर मास्टर नीफेंग की बातों से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह रुओबिंग से बोलते हैं, रुओबिंग नीफेंग को जाकर पूरा मेडिसिन पीक घुमा दो और इसे इसका रूम भी दिखा दो, साथ ही साथ यहाँ के सारे रूल्स के बारे में बता दो। उसके बाद जो मेडिसिन किंग होते हैं वह नीफेंग से कहते हैं, नीफेंग मैं तुम्हें कल से पढ़ाऊंगा और कल से मैं तुम्हें एक टेक्निक भी दूंगा। उस टेक्निक को तुम्हें सीखना होगा। अगर तुम्हें टेक्निक सीख लोगे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद नीफेंग और रुओबिंग वहां से चले जाते हैं। रुओबिंग के जाने के बाद वहां पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वो मन ही मन सोचने लगते हैं, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली कहा जाना चाहिए कि मेरे पास एक्सट्रीम यान वाला बॉडी वाला बंदा है। अब मैं नीफेंग की मदद से और भी ज्यादा पावरफुल एल्केमी वाली टेक्निक सीख लूंगा। नीफेंग को भी एल्केमी सिखाऊंगा, साथ ही साथ अपने भी नीफेंग की मदद से सीखूंगा और नीफेंग को भी काफी ज्यादा पावरफुल एल्केमी मास्टर बना दूंगा। वहां पर यही सारी बातें मेडिसिन किंग सोच रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी आवाज आती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हाउ फियो चैन का जो नहीं था जिसने नीफेंग पर अभी कुछ टाइम पहले अटैक किया था, उसी के ग्रैंडफादर हैं जिनका नाम हाउ चैन है और वो भी हाउतियान सेक्ट में एक एल्डर हैं। गाइस मैंने इनका नाम आपको थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया। इनका नाम हाउ जियान होते हैं। हाउ जियान मेडिसिन किंग की तरफ देख कर कहते हैं, कहाँ है नीफेंग? उसने मेरे पोते को चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे की? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने भरे समाज में उसकी इज्जत उतार ली, उसे हराकर मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तभी वहां पर मेडिसिन किंग बोलते हैं, अरे शांत हो जाइए हाउस जियान, मतलब क्या फालतू में लड़े हैं। वैसे मैं आपको बता दूं नीफेंग जो है ना वो आज से मेडिसिन पीक का एकदम ऑफिशियल डिसाइपल बन चुका है। अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम दोनों के बीच में लड़ाई उड़ाई भी हो सकती है, तो फालतू में ये एकदम झंझट उंझट छोड़ दे। वैसे भी आपका पोता तो है ही नल्ला, एकदम इस हाउतियान सेक्ट में एकदम चिल्लाता फिरता था कि मैं हाउतियान सेक्ट का आउटर डिसाइपल में काफी बढ़िया रैंक रखता हूँ, मैं काफी बड़ा जीनियस हूँ। नीफेंग जैसे बंदे के साथ सामना हुआ और उसने तोड़ ताड़ कर रख दिया और उसकी सारी जीनियस गिरी एकदम जमीन में गाड़ दी। तो मेरी बात मानिए और अपने उस पोते हाउ फियो चैन को जाकर थोड़ी स्किल सिखाइए ताकि उसकी पावर बढ़े, एकदम वो नीफेंग से बदला ले। आप क्यों नीफेंग को एकदम परेशान करने के लिए जा रहे हैं? वहां पर वो जो हाउस जियान होता है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, मैं उस नीफेंग को छोड़ूंगा नहीं, मैं जाकर इस मामले की रिपोर्ट सेक्ट के एल्डर से करूंगा। वहाँ पर मेडिसिन किंग हाउ जियान से बोलते हैं, हाँ जाकर सेक्ट के एल्डर से कर दीजिए। वैसे भी इससे नीफेंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि नीफेंग की और भी स्टेटस बढ़ जाएगा और पूरे सेक्ट में ना आपके पोते की और भी ज्यादा बदनामी होगी। चलिए इस मामले को यहीं पर रफा दफा करिए। वैसे भी 6 महीने बाद हाउतियान सेक्ट में टैलेंट टेस्ट होने वाला है जिसमें हाउतियान सेक्ट के सभी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपने पोते को स्किल सिखाइए या हाउ फैमिली के किसी टैलेंटेड बंदे को उसमें भेजकर नीफेंग के साथ फाइट करवा लीजिएगा।
उसमें जो रिजल्ट होगा वह मुझे मंजूर होगा। एल्डर हाओजियान बोलता है ये प्लान सही है, अपने डिसाइपल को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करवाना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा, नीफेंग को आकर यहीं पर तोड़ ताड़ दूंगा। वहाँ पर जो मेडिसिन किंग होते हैं वह मन ही मन सोचते हुए कहते हैं नीफेंग मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, तुम्हारे पास 6 महीने हैं, 6 महीने में तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा। अगर तुम उतना ज्यादा पावरफुल हो जाते हो, मतलब नीफेंग को इस टाइम ना गाइस किसी भी तरह से ट्रांसेंडर लेवल के मिड तक पहुंचना होगा। अगर नीफेंग यह लेवल अचीव कर लेता ना और कंपटीशन में अच्छी खासी मतलब रैंकिंग वैंकिंग कर लेता है तो उसे सेट से बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे और उससे नीफेंग और भी अपने ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है रुओबिंग की तरफ, जो नीफेंग को उसका कमरा दिखा रही होती है और साथ ही साथ उसने नीफेंग को पूरा मेडिसिन पीक भी घुमा दिया होता है। वहाँ पर रुओबिंग नीफेंग से कहती है नीफेंग यहाँ पर कमरा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है, यहाँ पर तुम कल्टीवेशन करोगे ना तुम्हारी पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ेगी। वहाँ पर नीफेंग कहता है थैंक यू रुओबिंग। वहाँ पर रुओबिंग बोलती है मेरा भी कमरा पास ही में, अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना तो बुला लेना। वहाँ पर नीफेंग कहता है ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग रात में अपने कमरे में सोया होता है बट वो सो नहीं पाया होता है, उसे कोई बहुत ही बड़ी टेंशन होती है। तभी नीफेंग अचानक से बिस्तर से उठ जाता है और फिर पास्ट लाइफ की बातों को याद करने लगता है और कहता है मैं हाउतियन सेक्ट में आ तो सही गया, लेकिन पिछले लाइफ में जो मेरे ऊपर हाउतियन सेक्ट में मुसीबतें आई थी कि वो सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी। और फिर वो एक नाम लेता है हाउ इलोंग। वहाँ पर नीफेंग मन ही मन सोचता है हाउ इलोंग पिछले जन्म में काफी ज्यादा एक टैलेंटेड बंदा था, वह 16 साल की उम्र में ट्रांसेंडर लेवल तक पहुंच गया था और ट्रांसेंडर लेवल तक पहुंचने के बाद उसे सेट के लोगों ने एक सीक्रेट रियलम में कल्टीवेशन करने के लिए भेज दिया। और जब वह बंदा सीक्रेट रियलम से बाहर निकला तो पहले से ही उसकी कल्टीवेशन सोल शेपिंग रियलम तक पहुंच चुकी थी और वह पूरे हाउतियन सेक्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। और वह जब वो सीक्रेट रियलम से बाहर निकला तो उसकी गंदी नजर रुओबिंग पर पड़ी और पिछले जन्म में भी काफी ज्यादा फाइट हुई थी और उससे रुओबिंग को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। वहाँ पर नीफेंग फिर खिड़की के पास जाता और मन ही मन सोचता है इससे पहले हाओलियोंग अपने सीक्रेट रियलम कल्टीवेशन से बाहर निकले, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा और मुझे अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना होगा। इसके लिए ना मुझे 6 महीने के बाद जो कंपटीशन होने वाला है जिसे टैलेंट टेस्ट भी कहा जाता है उसमें अच्छी खासी रैंकिंग लानी होगी ताकि मुझे सेट से बहुत सारे रिसोर्सेज मिले और इस सेट के हाउतियन टावर में मुझे जाने का मौका मिले जहां पर वो स्वाट टेक्निक रखी गई हुई है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर नीफेंग को मेडिसिन किंग ने बुलाया होता है। मेडिसिन किंग नीफेंग को एक स्किल देखते हैं और कहते हैं इसका नाम जुआनुआ स्किल है। यह स्किल उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है बट इसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। अगर तुम इस स्किल को सही से सीख लोगे ना तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड दोगुनी हो जाएगी, मतलब तुम बहुत ही आसानी से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी साथ ही साथ रिसोर्सेज का यूज कर पाओगे और तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड के साथ बढ़ा पाओगे। नीफेंग पहले तुम ये कल्टीवेशन टेक्निक सीख लो। वहाँ पर नीफेंग मेडिसिन किंग को धन्यवाद बोलता है। मेडिसिन किंग बोलते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद अल्केमी सिखाऊंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है वो उस जुआनियों स्किल को सीख रहा होता है। नीफेंग ने पिछली लाइफ में भी ये सारी स्किल सीखी हुई थी, इसलिए नीफेंग बहुत ही आसानी से इस पूरे टेक्निक को बहुत ही आसानी से मास्टर कर लेता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन करता था, दिन भर बैठकर कल्टीवेशन करता था। उसके पास अब युआंगलिंग वेन की एक खान थी जिस पर स्टार कॉमर्स चैम्बर का भी अधिकार हो गया था और स्टार कॉमर्स चैम्बर नीफेंग के फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रही थी और बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में युआंगलिंग वेन भी से बहुत सारी स्टोन भी निकाला जा रहा था और इसीलिए नी फैमिली के पास बहुत सारी युआंगलिंग स्टोन आ चुके थे और नीफेंग के फादर ने बहुत सारी युआंगलिंग स्टोन नीफेंग को भेज दी होती है। नीफेंग कल्टीवेशन करने के बाद अपने एक बार फिजिक को देखता और कहता है मेरी पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद मैं ट्रांसेंडर लेवल के मिड लेवल को अचीव कर लूंगा।
तभी अचानक से नीफेंग पर आइस से अटैक होता है। जो नीफेंग होता है वह तुरंत उन आइस के टुकड़ों को डॉज कर देता है। तभी नीफेंग पर कुछ और अटैक होते हैं, पर नीफेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उन सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां पर हमें रुओ बिंग को दिखाया जाता है, जो नीफेंग के पास आकर कहती है, बहुत ही बढ़िया नीफेंग, तुम्हारी प्रोग्रेस तो काफी स्पीड के साथ हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद तुम मुझे भी सरपास कर दोगे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। पर नीफेंग बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं आपके आसपास भी नहीं पहुंचा हूँ। तभी वहां पर रुओ बिंग अपने पास से एक बॉक्स निकालती है और कहती है, नीफेंग, मेरी फादर ने ये तुम्हारे लिए भेजा है और उन्होंने कहा ना, यह तुम्हारे लिए प्योर यांग बॉडी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम ये पिल खाओगे ना, तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही साथ तुम जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। नीफेंग रुओ बिंग से वो बॉक्स लेता है और उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक काफी ज्यादा हाई लेवल की पिल होती है। नीफेंग इतने ज्यादा हाई लेवल के पिल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पिल का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है और इसे नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर जो नीफेंग होता है वह कहता है, रुओ बिंग, इसके लिए धन्यवाद, साथ ही साथ अपने फादर को भी बोल देना, इसके लिए उनका बहुत ही शुक्रिया। वहाँ पर रुओ बिंग बोलती है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है नीफेंग, तुमने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। अगर तुम नहीं होते तो मेरी मदर आज दुनिया में नहीं होती। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। पूरे 6 महीने नीफेंग साथ ही साथ रुओ बिंग प्रैक्टिस करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। वो लोग साथ ही साथ पूरा 6 महीना ऐसे ही बिताते हैं और नीफेंग ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेशन किया था। उसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुओ बिंग और नीफेंग फाइट कर रहे होते हैं। रुओ बिंग नीफेंग पर अटैक कर रही होती है, लेकिन नीफेंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रुओ बिंग के बहुत ही आसानी से मतलब बार बार पीछे आ जा रहा था, पर रुओ बिंग को वो हरा नहीं पा रहा था। वहां पर नीफेंग बोलता है, रुओ बिंग, अपना सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करो, क्या छोटे बच्चों वाला यूज कर रही हो। वहां पर रुओ बिंग कहती है, तो ठीक है, मैं यूज करने जा रही हूँ, अगर तुम्हें चोट वोट लग जाएगा ना तो मुझे इसका जिम्मेदार मत मानना। उसके बाद रुओ बिंग बहुत ही खतरनाक पावरफुल स्किल का यूज करती है। वहां पर नीफेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए आने वाले सभी अटैक को बहुत ही आसानी से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा होता है। बट एक अटैक है नीफेंग जानबूझकर मतलब वो अपने पास आने देता, और जैसे ही नीफेंग को अटैक लगने वाला था, रुओ बिंग काफी ज्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और गुस्से में नीफेंग से बोलते, नीफेंग, तुम पागल हो तो नहीं हो चुके हो, तुमने इस अटैक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? इस अटैक को तुम बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम जान रहे हो ना, कल हाउतियन सेट का टैलेंट टेस्ट है और इसमें काफी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। अगर तुम ऐसा ही करते रहेगे तो तुम बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो जाओगे और तुम्हें लोग बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, रुओ बिंग, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले से ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडल लेवल के मिड लेवल को अचीव कर चुका हूँ और मैं कल के टेस्ट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करूंगा। वहाँ पर रुओ बिंग बोलती है, ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, कल के कंपटीशन में ना हाउतियन सेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे पार्टिसिपेट करेंगे और पहले से ही तुम्हारा हाउजियान के साथ पंगा है, तो थोड़ा ध्यान से। वहाँ पर नीफेंग बोलता है, अरे रुओ बिंग, चिंता मत करो, कल तुम भी तो वैसे पार्टिसिपेट कर रही हो ना। वहाँ पर रुओ बिंग बोलती है, हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज हाउतियन सेट का वो टैलेंट टेस्ट होने वाला था, जहाँ पर हाउतियन सेट के सभी आउटर डिसाइपल पार्टिसिपेट करेंगे और हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। अरीना में 2 कंटेस्टेंट फाइट कर रहे होते हैं और इस टाइम हाउतियन सेट के सभी आउटर डिसाइपल अरीना में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ चारों पीक के एल्डर, साथ ही साथ हाउतियन सेट के लीडर भी प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर हमें कुछ पीक के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो मेडिसिन किंग से कहते हैं, वैसे मेडिसिन किंग, आपको क्या लगता है कि आपके दोनों डिसाइपल टॉप 8 में आ भी पाएंगे या नहीं? मेडिसिन किंग बोलते हैं, अरे मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर नीफेंग और रुओ बिंग भी अरीना में होते हैं और अरीना में इस टाइम 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा अपने अपोनेंट पर काफी खतरनाक अटैक करता है। आसपास के सारे लोग चिल्लाते, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से उसे हरा दो। तभी वहाँ पर जो अपोनेंट होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए, गाइस इसका नाम जिंग ए होता है, जिंगे तुरंत
तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे अपने अपोनेंट पर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसके कारण वो अपोनेंट तुरंत वहीं पर जाकर जमीन पर गिरता है। वो सारे लोग कहते हैं यार ये बंदा तो जिंगी के सामने थोड़ा भी नहीं टिक पाया। नीफेंग भी उस बंदे की तारीफ करता है। वहां पर नीफेंग मनी मन सोचता है इस कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदा वो भी ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर है और मैं भी ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर हूँ। मैं भी टॉप 1 तो शायद हासिल कर ही सकता हूँ। उसके बाद हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो जिंगो को विनर घोषित कर देता है। उसके बाद जो रेफरी होता है वह कहता है नेक्स्ट फाइट जो होने वाली है वो हाउ यान और एक बाउ लिंग के बीच में होने वाली है। उसके बाद हमें हाउ यान को दिखाया जाता है। जो हाउ यान होता है वो अरीना में एंटर करता है। हाउ यान अपने अपोनेंट की तरफ देख कर कहता है आ मुझ पर अटैक कर, हिम्मत है तो सबसे पावरफुल अटैक अपना पहले अटैक में करना। वो बंदा तुरंत अपना सबसे खतरनाक अटैक हाउ यान पर करता है, बट हाउ यान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसके कारण वो उसका जो अपोनेंट होता है ना वो एक ही अटैक में जाकर दूर गिरता है। वहां पर रेफरी तुरंत हाउ यान को विनर घोषित कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउ यान होता है ना वह गुस्से में नीफेंग की तरफ ही देख रहा होता है। गाइस ये हाउ यान और कोई नहीं बल्कि एल्डर हाउ जियान जो नहीं था और हाउ फियोचन उसी के फैमिली से है और इसे ही टास्क मिला है कि नीफेंग को तोड़ ताड़ कर हमारी हाउ फैमिली से पंगा लेने का अंजाम बताओ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रेफरी पर। जो रेफरी होता है वह कहता है जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो रुओ बिंग की फाइट होने वाली है। वहां पर जो नीफेंग होता है वो रुओ बिंग की तरफ देखता है। जो रुओ बिंग होती है वो तुरंत अरीना में एंटर करती है। रुओ बिंग का अपोनेंट एक बहुत ही ज्यादा कमजोर बंदा होता है, जिसके कारण रुओ बिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ही अटैक में उस बंदे को उठाकर फेंक देती है और वो बंदा भी जाकर तुरंत जमीन पर गिरता है क्योंकि बंदा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इस बंदे की कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर थी, इसीलिए रुओ बिंग उसे उठाकर फेंक देती है। उसके बाद हमें एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है जहां पर डांटियन पीक का एक एल्डर मेडिसिन किंग से बोलता है मेडिसिन किंग सच में रुओ बिंग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मेडिसिन किंग बोलते हैं हाँ रुओ बिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉप 8 में जरूर ही आ जाएगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रेफरी पर। रेफरी होता है वो रुओ बिंग को विनर घोषित कर देता है। नेक्स्ट फाइट के लिए नीफेंग और कालू को बुलाता है। गाइस नीफेंग का अपोनेंट कालू होता है। जो कालू होता है वो तुरंत अरीना में एंटर करता है। वहां पर जो कालू होता है वो मनी मन नीफेंग की तरफ देखकर सोचता है ये बंदा ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर है और मेरी भी कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर है। मतलब मैं अभी अभी ट्रांसेंडेंटल लेवल पीक तक पहुंचा हूँ बट फिर भी मैं इस बंदे से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही हूँगा। चलो कमजोर अपोनेंट मिल गया, अब मैं अभी जलवा बनाऊंगा। इस बंदे को एक ही झटके में हराऊंगा जिस तरह रुओ बिंग और हानिया ने हराया है और मैं भी बहुत ही ज्यादा डेंजर बन जाऊंगा। उसके बाद वहां पर जो नीफेंग होता है वो भी अपनी पावर्स को एकदम सिमुलेट करने लगता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड उस बंदे की तरफ कर देता और कहता है चल मुझ पर अटैक कर। और इधर हमें एल्डर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। आज तक किसी भी बंदे ने ना नीफेंग की पावर और नहीं देखी थी और ना ही उन्होंने नीफेंग के बारे में ज्यादा कुछ मतलब सुना उना था, इसीलिए एक एल्डर जो डांटियन पीक का होता है वह मेडिसिन किंग से बोलता है आपको क्या लगता है कि आपका स्टूडेंट इस बंदे को हरा सकता है? मेडिसिन किंग बोलते हैं हाँ हरा तो सकता है मुझे लगता है। उसके बाद हमें कालू की तरफ दिखाया जाता है। जो कालू होता है ना वो भी अपनी पूरी पावर को सिमुलेट करते हुए काफी खतरनाक अटैक नीफेंग पर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वह मनी मन नीफेंग को एक ही अटैक में हराने की तैयारी कर रहा होता है, बट वहां पर नीफेंग बोलता है ये बच्चों वाला अटैक मुझ पर मत किया करो। वहां पर नीफेंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और तुरंत हवा में एक एनर्जी स्वॉर्ड क्रिएट करता है। उस एनर्जी स्वॉर्ड से सीधे अपने अपोनेंट पर अटैक करता है और जैसे ही उस अपोनेंट को स्वॉर्ड लगता है ना तुरंत वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। आसपास के सारे एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जहां पर नीफेंग की स्वॉर्ड गिरी थी ना वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ था और वो बंदा जो नीफेंग को एक ही स्वॉर्ड में हराने का सपना दिखे जा रहा था वो एक ही अटैक में जाकर दूर गिरा था और उस बंदे का मोह मोह हो जाता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स नीफेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं बहुत ही बढ़िया यार, ये बंदा ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर है पर फिर भी अपने से एक ऊपर लेवल के कल्टिवेटर को हराने में कामयाब हो जा रहा, बहुत ही बढ़िया। वहां पर मेडिसिन किंग भी नीफेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं मुझे लगा ही था नीफेंग इसे हरा पाएगा। उसके बाद जो रेफरी होता है वो आगे बढ़ता है और अनाउंस करता है कि जो ये छोटी मोटी फाइट्स हुई है ना वो खत्म हो चुकी है। टॉप 8 का अनाउंसमेंट किया जाता है जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर नीफेंग और रुओ बिंग का नाम निकलता है।
अब गाइस यहाँ पर केवल 8 ही बंदे बचे हुए थे और ये जो 8 बंदे थे ना वो हाउतियान सेट के आउटर डिसाइपल में एकदम टॉप लेवल के थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर्स की तरफ, जहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं ना वह मास्टर मेडिसिन किंग को बधाइयाँ दे रहे होते हैं कि उनके 2 बंदे टॉप 8 में पहुंच चुके हैं। और उनमें से वो लोग स्पेशली नीफेंग की तारीफ कर रहे थे क्योंकि नीफेंग अभी लगभग 6 महीने पहले उनका डिसाइपल बना है और फिर भी वह इतना ज्यादा टैलेंटेड है। मास्टर मेडिसिन किंग उन सभी को धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेफरी की तरफ, जो टॉप 8 की पहली फाइट को अनाउंस करता है। पहली फाइट रुओबिंग और एक हुआन नामक बंदे के बीच में होने वाला था। जो हुआन और रुओबिंग होते हैं वो दोनों एरिना में एंटर करते हैं। वहाँ पर जो हुआन होता है वह रुओबिंग की तरफ देखता और कहता है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये बंदी इतनी ज्यादा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये बंदी मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड भी लग रही है। मैं इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसकी कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर है और मेरी कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर है। अगर मैं इस पर ज्यादा खतरनाक अटैक कर दूंगा ना तो पक्का ये घायल हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर जो हुआन होता है वो रुओबिंग से बोलता है, रुओबिंग मैं तुम पर 3 अटैक करूंगा, अगर तुम तीनों अटैक को रोक लेती हो ना तो मैं पक्का ही हार मान जाऊंगा। यहाँ पर हुआन थोड़े अपने आप को कूल दिखाना चाहता था बट वहाँ पर रुओबिंग बोलती है, तो ऐसा मैं भी करती हूँ, मैं तुम पर 3 अटैक करती हूँ, अगर तुम मेरे 3 अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हो ना तो मैं ही हार मान लूंगी। यह बात सुनकर हुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह समझ जाता है कि रुओबिंग उसको थोड़ा भी भाव नहीं दे रही है। वहाँ पर हुआन तुरंत अपनी स्वाड निकाल लेता है और तुरंत अपनी पावर्स को समन करते हुए मन ही मन सोचता है, लगता है लड़की मुझे कमजोर समझ रही है, लगता है मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी तभी ये मानेगी मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। हुआन तुरंत अपनी स्वाड का यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक सीधे तैयार करने लगता है। वहाँ पर रुओबिंग बोलते है, तो ठीक है मुझ पर अटैक करो। वहाँ पर जो हुआन होता है वह तुरंत बहुत सारी स्वाड्स का क्लोन बनाता है और काफी स्पीड के साथ सीधे रुओबिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट वहाँ पर जो रुओबिंग होती है वो तुरंत अपनी आइस की पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और तुरंत उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगती है और तुरंत रुओबिंग के चारों तरफ काफी सारी आइस की स्वाड तैयार हो जाती है और आइस की सारी स्वाडें रुओबिंग के चारों तरफ घूमने लगते हैं। रुओबिंग तुरंत हुआन के आने वाले अटैक से सीधे अपने आइस की अटैक से टकरा देती है और जैसे रुओबिंग का आइस स्वाड वाला अटैक हुआन के स्वाड वाले अटैक से टकराता वहां पर तुरंत उसकी सारी स्वाडें जम जाती है और वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जो हुआन होता है वो तुरंत पीछे चला जाता है। हुआन कहता है, ये असंभव, ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, अभी इसकी कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर ही है पर फिर भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अटैक का जब मैंने सामना किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पहाड़ का सामना कर रहा हूँ। तभी वहां पर जो रुओबिंग होती है वो फिर से अपनी आइस पावर का यूज करते फिर से हुआन पर अटैक करती है। वहां पर जो हुआन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे रुओबिंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और वहां पर काफी खतरनाक इंटेंस ऑरा फैलने लगता है। ये ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर से हुआन जाकर पीछे गिरता है। हुआन खड़ा होता और मन ही मन सोचता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया पर फिर मुझे अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। बट वहां पर रुओबिंग एक काफी खतरनाक आइस वाली मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगती है और तुरंत वहां पर एक काफी खतरनाक ऑरा फैलने लगता है। वहां पर रुओबिंग तुरंत आसमान में एक अजीब सा हाथ, बहुत बड़ा हाथ बनाते हैं जो पूरा आइस का बना होता है और वो आइस का अटैक ना सीधे जाकर हुआन से टकराता है। वहां पर जो हुआन होता है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए इस आइस से अटैक को रोकने की कोशिश करता है बट वो तुरंत वहीं पर फ्रीज हो जाता है, मतलब पूरा वहीं पर बर्फ का सिल्ली बन जाता है। हुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर्स की तरफ। एल्डर्स भी रुओबिंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग रुओबिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा मेडिसिन किंग, तुमने अपने डिसाइपल रुओबिंग को काफी खतरनाक ट्रेंड किया है, उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है यार। उसने ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर होते हुए एक ट्रांसेंडेंटल लेवल के टॉप के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया। वहां पर मास्टर मेडिसिन किंग बोलते हैं, हाँ रुओबिंग तो है ही टैलेंटेड और मास्टर मेडिसिन किंग भी रुओ पर काफी ज्यादा गर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एरिना में। जो रुओबिंग होती है ना वह तुरंत अपनी आइस की पावर को खत्म करते हुए हुआन को मतलब आजाद कर देती है। हुआन तुरंत जमीन पर गिरता और कहता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर इसकी पावर ट्रांसेंडेंटल लेवल पर इतनी है तो आखिर जब वो ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर पहुंच जाएगी तब उसकी पावर कितनी ज्यादा हो जाएगी, तब तो मैं इसका सामना भी नहीं कर पाऊंगा।
वहाँ पर हुआन मनी मन सोचता है ये लड़की मेरे रेंज की बाहर है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रेफरी की तरफ। जो रेफरी होता है ना वो रू बिंग को विनर घोषित कर देता है। उसके बाद जो रेफरी होता है वो नेक्स्ट फाइट का अनाउंस करता है। जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वो जियान और नीफेंग के बीच में होने वाली थी। गाइस यही है जियान और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके पास भी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल है। वहाँ पर आसपास के जो जियान के सपोर्टर होते हुए कहते हैं जियान भाई आप तो काफी ज्यादा लकी हैं कि आपको इतना ज्यादा कमजोर अपोनेंट मिला है। आप नीफेंग को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डस की तरफ है। एल्डस भी आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो लोग मेडिसिन किंग से पूछते हैं मेडिसिन किंग आपको क्या लगता है कि नीफेंग जियान को हरा पाएगा। मेडिसिन किंग बोलते हैं मैं उतना कंफर्म नहीं बता सकता बट नीफेंग की पी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, शायद वो ऐसा कर सकता है। बट वहाँ पर किसी भी एल्डर को विश्वास नहीं हो रहा था कि नीफेंग जियान को हरा सकता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नीफेंग की तरफ। जो नीफेंग होता है वो जियान की तरफ देखता है और फिर वो अरीना में एंटर कर जाता है और जियान भी अरीना में एंटर कर जाता है। वहाँ पर जो जियान होता है वो नीफेंग की तरफ देख कर कहता है चल नीफेंग मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तू मेरे सामने घुटने पर झुककर माफी मांग लेता ना तो मैं इस कंपटीशन में तुझे बहुत ही आसानी से हराऊंगा। वहाँ पर नीफेंग कहता है तुझे बहुत ही ज्यादा घमंड हो गई है क्या अपनी पावर की, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साले झोपड़ी वाले एक बार अपने सामने तो देख लिया कर कौन तेरे सामने खड़ा है। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास की सारी एनर्जी को ना एक अजीब सी टेक्निक में बदलने लगता है। आसपास के सारे लोग भी नीफेंग की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ट्रू एसेंस है, मतलब स्वॉर्डमैनशिप का ट्रू एसेंस है। और इधर हमें नीफेंग को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी से अपनी स्वॉर्डमैन स्किल का ट्रू एसेंस जारी किया होता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस ट्रू एसेंस को देखकर वहाँ पर जो सेट के पैट्रियार्च होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये बंदा नीफेंग अभी 18 साल का ही है और पहले से ट्रांसेंडेंटल लेवल के मिड पर है। साथ ही साथ इस बंदे के पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की ट्रू एसेंस भी है। ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मेडिसिन किंग भी नीफेंग पर काफी ज्यादा गर्व कर रहे होते हैं। वहाँ पर पैट्रियार्च बोलते हैं अब मुझे ऐसा लगता है कि नीफेंग जो है ना वो जियान को बराबरी की टक्कर दे सकता है। तभी वहीं पर एक एल्डर होता है, गाइस ये जियान का मास्टर होता है, वो बोलता है नीफेंग की कल्टीवेशन अभी ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर है, बट वहाँ पर जो जियान वो पहले से ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर है और उसकी भी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। नीफेंग की कल्टीवेशन अगर ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर होती तो पक्का ही वो जियान को हरा सकता था, बट नीफेंग ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है। जो जियान होता है ना वो भी नीफेंग की स्वॉर्ड एसेंस को देख कर कहता है सच में मुझे नहीं लगा था कि नीफेंग के पास स्वॉर्ड एसेंस है। अगर नीफेंग की कल्टीवेशन मेरे बराबर होती ना तो पक्का ही नीफेंग मुझे हरा सकता था, बट अब नीफेंग मुझे नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसकी कल्टीवेशन मुझसे लो है। वहाँ पर जो जियान होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और नीफेंग से कहता है चल नीफेंग तेरे पास स्वॉर्ड एसेंस है ना तो मैं भी अपनी पावर दिखाता हूँ। वहाँ पर जो जियान होता है वो तुरंत एक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है बर्निंग स्काई स्वॉर्ड, और तुरंत वहाँ पर जियान नीफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। नीफेंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे जियान पर अटैक करता है। दोनों ही एक अटैक एक दूसरे से टकराता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर नीफेंग और जियान दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। बट नीफेंग कहीं ना कहीं जियान पर भारी पड़ रहा था और एक ही झटके में ना नीफेंग जियान को पीछे हटा देता है। जियान बोलता है सच में मानना पड़ेगा नीफेंग काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो जियान होता है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए नीफेंग पर अटैक करता है और नीफेंग भी वहां पर अटैक करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है। वहां पर नीफेंग बोलता है लो ये लोग। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो तुरंत काफी खतरनाक एक स्वॉर्ड सीधे जियान को दे मारता है। नीफेंग का यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिसके कारण जो जियान होता है ना वो जाकर सीधे पीछे गिरता है। वहां पर जो जियान होता है वह नीफेंग की तरफ देख कर कहता है सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे अपनी पूरी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए इस बंदे पर अटैक करना पड़ेगा वरना मैं इस बंदे को नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद वहां पर जो जियान होता है वो तुरंत अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिसके कारण जियान की पावर बढ़ जाती है और वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लू ऑरा दिखाई देने लगता है और जियान तुरंत नीफेंग पर अटैक करता है
पर नीफेंग उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। यह देखकर जियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता संभव, ये बंदा मेरे इस अटैक को कैसे रोक सकता है, ये मेरी सीक्रेट टेक्निक थी। उसके बाद वहां पर नीफेंग बोलता है तो ठीक है, तेरी यही सीक्रेट टेक्निक थी ना, मेरी पावर्स का सामना कर। नीफेंग तुरंत एक काफी खतरनाक स्पीड से सीधे जियान की बॉडी पर एक कट लगा देता है। सारे एल्डर्स भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नीफेंग ने यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का भी यूज नहीं किया था, बट उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी। नीफेंग जो था ना, वो जियन की बॉडी पर कट लगाए जा रहा होता है, इधर से कट उधर से कट, चारों तरफ ही कट लगा देता है। वहां पर नीफेंग फाइनल अटैक जियन पर करता है। उसके बाद हमें जियान का सीन दिखाया जाता है। जियान के मुंह से भी खून निकला और तुरंत वो जमीन पर गिर जाता है। जो जियान होता है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, मतलब उसे बहुत ही ज्यादा घायल लग चुका था। जियान नीफेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, साले तूने मुझे इतनी बुरी तरह से घायल करने की कोशिश कैसे की। तभी हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जियान के मास्टर की तरफ। वो भी पेट्रियास से कहता है, देखिए ना पेट्रियास, नीफेंग कितना ज्यादा खतरनाक है, उसने मेरे स्टूडेंट को कितना ज्यादा घायल कर दिया, यह केवल एक कंपटीशन है। तभी वहां पर मास्टर मेडिसिन किंग बोलते हैं, ये कंपटीशन है मुझे पता है, लेकिन जियान की कल्टीवेशन हाई थी। अगर नीफेंग छोटा मोटा बच्चों वाला अटैक करता ना, तो पक्का ही वो जियान को कभी नहीं हरा पाता और आज वो जियान की जगह पर होता। पेट्रियास, आप ही सोचिए, नीफेंग ने जियान को ज्यादा घायल नहीं किया, वह केवल मामूली चोट है जिन्हें मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, और नीफेंग ने कोई बड़ा मतलब उतना ज्यादा घायल भी नहीं किया। वहां पर पेट्रियास बोलते हैं, मैं आपकी बातें समझ गया मेडिसिन किंग, और मैं मेडिसिन किंग की बातों से सहमत हूँ। नीफेंग ने ज्यादा जियान को घायल नहीं किया, फालतू में जियान इतना ही कमजोर था, नल्ला था, चलो इसको हटाओ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो नीफेंग होता है वह कहता है, जियन भाई अब तुम हार चुके हो तो चुपचाप पीछे हटो और यहाँ से बाहर निकलो। वहाँ पर जियन कहता, हाँ मैं जा रहा हूँ। जियन भी काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे पेट्रियास ने सपोर्ट नहीं किया। आसपास के जितने भी बंदे होते हैं ना, वो सारे लोग नीफेंग की पावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सच में मेडिसिन किंग तो काफी ज्यादा खतरनाक है। नीफेंग अभी केवल मेडिसिन पीक में आए 6 महीने हुआ और वह इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वह जियन को भी हरा सकता है। मानना पड़ेगा, मैं भी ट्राई करूंगा कि मेडिसिन किंग का डिसाइपल बन जाऊं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता हावियान और हाउ फियो चैन की तरफ है, जहां पर हाउ फियो चैन को थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो हावियान बोलता है, अरे तुम टेंशन मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि नीफेंग मेरा सामना कर पाएगा? मैं इस हाउतियन सेट का नंबर 1 डिसाइपल हूँ आउटर सेक्ट में, और मेरे पास हाउ फैमिली की सीक्रेट शॉर्टमैनशिप की टेक्निक भी है। उसके सामने तो नीफेंग एकदम बच्चा, उसको ऐसे उठा उठा कर पटकूंगा ना कि वह संभली उमली नहीं पाएगा, और मैं उसे दिखा दूंगा कि जब कोई बंदा हाउ फैमिली से पंगा लेता है तो उसका अंजाम क्या होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो रेफरी होता है वह नेक्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट करता है। नेक्स्ट फाइट जो होने वाला था वह नीफेंग और हावियान के बीच में होने वाला था। गाइस, जो हावियान है ना, वो हाउतियन सेट का आउटर डिसाइपल में नंबर 1 रैंक रखता है। अगर नीफेंग इसे हरा देता है ना, तो समझिए इस कंपटीशन में नीफेंग ने टॉप 1 ला लिया। आसपास के सारे बंदे कहने लगते हैं, नीफेंग पक्का हावियान से हार जाएगा। दूसरा बंदा भी कहता, हाँ हावियान काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी भी कल्टीवेशन ट्रांसेंडेंटल लेवल के पीक पर है, पर फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास हाउ फैमिली की सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप है। तुम्हें क्या लगता है कि वो नीफेंग हरा पाएगा हावियान को? दूसरा बंदा बोलता है, कभी नहीं, नीफेंग हावियान को टक्कर ही दे देना वही बड़ी बात है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता हावियान की तरफ। हावियान गुस्से में नीफेंग की तरफ देखकर कहता है, साले नीफेंग, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुझे बताऊंगा कि जब कोई हमारी हाउ फैमिली से पंगा लेता है ना, तो हम उसका क्या हालत करते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रूबिंग की तरफ। रूबिंग नीफेंग को थोड़ा सा सावधान करते हुए कहते, नीफेंग अपना ध्यान रखना, हावियान काफी ज्यादा पावरफुल है और जीतने के चक्कर में अपने आप को पूरा पुश मत कर देना। जितना हो सके ना उतनी पावर का यूज करना। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो तुरंत एरेना से बाहर निकल जाना, जिससे तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे। वहां पर नीफेंग कहता है, रूबिंग तुम चिंता मत करो, मैं इस फाइट को जरूर जीतूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर्स की तरफ। जो पेट्रियार्च होते हैं ना, वो भी मन ही मन सोचते हैं, देखो इस फाइट का क्या नतीजा निकलता है। अगर नीफेंग सच में फाइट जीत जाता है ना, तो समझो नीफेंग ने इनडायरेक्टली पूरा कंपटीशन ही जीत लिया।
बट मुझे भी नहीं लगता कि नीफेंग हावियान को हरा पाएगा, क्योंकि हावियान के पास हाव फैमिली की काफ़ी खतरनाक है और एक सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो स्वॉर्डमैनशिप है ना, वो हमारे हाउतियान सेट के एकदम सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप से ही कॉपी किया गया है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हावियान जो होता है ना, वो एरिना में एंटर करता है और अपनी पावर्स का रिलीज करते हुए सीधे वह नीफेंग की तरफ देख कर कहता है, नीफेंग तूने हमारी फैमिली से पंगा लेकर बहुत ही अपना जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। आज मैं हाफ फैमिली की तुझे पावर दिखाऊंगा। वहाँ पर नीफेंग कहता है, अच्छा वो तेरी हाफ फैमिली ना नल्लो की फैमिली है, चल अब मेरी पावर देख। नीफेंग भी अपनी पावर्स को शो करने लगता है। हावियान कहता है, पावर तो अच्छी है बट तूने हमारी हाफ फैमिली से पंगा लिया है। आज मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा और हाफ फैमिली की सारी बेइज्जती का बदला लूंगा। उसके बाद जो हावियान होता है वो तुरंत नीफेंग पर अटैक करता है, बट जो नीफेंग होता है वो काफी स्पीड के साथ सीधे उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहता है, यही तेरा बच्चों वाला अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। वहाँ पर हावियान बोलता है, तो ठीक है आ जाओ। उसके बाद जो नीफेंग और हावियान होते हैं वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें जो नीफेंग था ना, वो हावियान के सामने थोड़ा भी कमजोर नहीं पा रहा था, बल्कि वो हावियान के साथ ही एकदम खतरनाक लेवल के साथ फाइट कर रहा था। वहाँ पर हावियान एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे नीफेंग पर लगाता है, बट वहाँ पर जो नीफेंग होता है वो तुरंत उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को बहुत ही आसानी से कूद कर एकदम कलैया वलैया मारकर डॉज कर देता है। जो हाउतियन सेट के पैट्रियाज होते हैं वो मन ही मन सोचते, मुझे विश्वास नहीं होता कि नीफेंग की स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो हावियान के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर फाइट कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीफेंग अभी भी कोई मार्शल आर्ट टेक्निक छुपा रहा है। अगर उसने उसका यूज किया तो पक्का ही हावियान गया। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर नीफेंग एक फायदा उठाता है और अपनी लाश से ना हावियान के एक थोबड़े पर दे मारता है, जिससे हावियान तुरंत पीछे चला जाता है। यह देखकर हावियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता, साले तूने मेरे थोबड़े पर अपने लाश से मारा ना, अब मैं तुझे दिखाऊंगा, अब मैं तेरा एकदम भरता बना दूंगा। उसके बाद जो हावियान होता है वो तुरंत एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे नीफेंग पर अटैक करता है, बट नीफेंग उसके सारे अटैक को फिर से डॉज कर देता और कहता है, मैंने कितनी बार कहा बच्चों वाला अटैक मुझ पर मत कर। वहाँ पर हावियान बोलता है, तो ठीक है अब बड़ों वाले अटैक से तैयार हो जा, अब मैं तुझ पर इतना खतरनाक अटैक करूंगा ना कि तू उससे संभल भी नहीं पाएगा। दरअसल यहाँ पर जो हावियान होता है ना, वो हाव फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। देखिएगा इस हावियान के चारों तरफ काफी खतरनाक स्वॉर्ड्स बन गई हैं। ये सारी स्वॉर्ड्स से सीधे हावियान नीफेंग पर अटैक करता है, बट नीफेंग तुरंत अपनी फायर पावर का यूज करते हुए तुरंत अपने एक सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। हावियान की जितनी भी स्वॉर्ड वाले अटैक होते हैं नीफेंग के उस आग वाले बैरियर से टकराकर वहीं पर नष्ट हो जा रहे थे। वो सारे स्वॉर्ड्स के अटैक नीफेंग के बैरियर को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। वहां पर नीफेंग कहता है, क्या यार मतलब बच्चों वाले मैंने कितनी बार कहा बच्चों वाले अटैक मुझ पर मत किया कर। उसके बाद जो नीफेंग होता है वह कहता है, तो ठीक है अब मेरी पावर का सामना करने के लिए तैयार हो जा, मैंने तेरी सीक्रेट स्किल देख ली है, अब तू मेरी पावर देख। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो तुरंत एक अजीब सी पावर का यूज करता है, जिसके कारण नीफेंग के स्वॉर्ड के ऊपर यानी आसमान में एक काफी बड़ा आग का गोला तैयार होता है। वहां पर जो हावियान होता है वो भी एक काफी खतरनाक गोला तैयार करता है। दोनों के गोले से काफी ज्यादा खतरनाक और इंटेंस प्रेशर निकल रहा होता है। पास के सारे लोग भी इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे, और इधर हमें सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है। सारे एल्डर्स और भी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि हावियान ने जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था उसके बारे में तो वो लोग जानते थे, लेकिन नीफेंग ने जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया ना उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में वो भी नहीं जानते थे। वो लोग मास्टर मेडिसिन किंग से पूछते हैं, मास्टर मेडिसिन किंग हम जानते हैं कि आप भी सीक्रेट टेक्निक को नहीं जानते, अगर आप भी नहीं जानते तो आखिर नीफेंग को इस सीक्रेट टेक्निक किसने सिखाई है। ये जो सीक्रेट टेक्निक है वो कहीं ना कहीं एक स्वॉर्डमैनशिप वाला को वो लोग गाइस सेट का नाम बताते हैं, उसी से मिल रही होती है। वहां पर जो पैट्रियाज होते हैं वो ध्यान से नीफेंग के इस अटैक को देख रहे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मैं भी स्वॉर्ड टेक्निक को नहीं पहचान पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं जो नीफेंग है वह किसी दूसरे सेक्ट द्वारा भेजा गया हाउतियन सेक्ट में कोई जासूस है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हावियान और नीफेंग का अटैक आपस में टकराता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे आसपास के सारे लोग हिल जाते हैं। धमाके की बात का हमें सीन दिखाया जाता है, हावियान जमीन पर गिरा होता है और हावियान काफी ज्यादा चोटिल हो चुका होता है। वह नीफेंग को देखता है और काफी ज्यादा डर जाता
जाता और कहता असंभव, नीफेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर उसने किस टेक्निक का यूज किया। उस टेक्निक का ना सर मेरे हाव फैमिली की सीक्रेट टेक्निक से भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वहां पर नीफेंग कहता है हाव्यान तो क्या तुम हार मानते हो। हाव्यान तो एकदम डर चुका था और कहता हाँ मैं हार मानता हूँ। उसके बाद जो नीफेंग होता है वो अरीना से बाहर निकलने लगता है। तभी हावतियन सेट के पैट्रियट्स नीफेंग को रोकते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं नीफेंग आखिर तुमने किस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया। इस तरह की कोई भी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक हमारे पूरे हावतियन सेक्ट में भी नहीं है, साथ ही साथ मेडिसिन किंग भी नहीं जानते। आसपास के सारे बंदे जैसी ये बात सुनते हैं कि नीफेंग ने कोई बहुत ही अजीब स्वॉर्डमैनशिप का यूज किया है और ये सीक्रेट टेक्निक मतलब पूरे हावतियन सेक्ट भी नहीं है, वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं लगता है नीफेंग किसी दूसरे सेक्ट द्वारा बनाया गया मतलब एक जासूस है। वहां पर सारे लोग सोचने लगते हैं क्या नीफेंग एक जासूस है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नीफेंग की तरफ। जो नीफेंग होता है वो पैट्रियार्च की तरफ देख कर कहता है इस टेक्निक को मैंने खुद बनाया है। नीफेंग की बात सुनकर पैट्रियार्च काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, साथ ही साथ सारे एल्डर्स और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और किन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा था। सारे लोग कहने लगते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी नीफेंग कितना साल का है, अभी वो 18 साल का ही हुआ है और वह एक स्वॉर्डमैनशिप की इतनी ज्यादा खतरनाक हाई लेवल की टेक्निक कैसे बना सकता है, जरूर नीफेंग कोई जासूस होगा। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर कर लें। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही डाल रहा हूँ और गाइस इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसकी लेंथ 1 आवर की होगी, मतलब 50-60 मिनट। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके